हाय एवरीवन, हम लोग कोडिंग की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि सोर्स कोडिंग होती है एक कोडबुक X के एलिमेंट्स को, सोर्स कोडिंग होती है एक कोडबुक X के एलिमेंट्स को एक डिक्शनरी D के स्ट्रिंग्स में रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस। सोर्स कोडिंग बेसिकली एक कोडबुक X के एलिमेंट्स को डिक्शनरी D के स्ट्रिंग्स में रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस, जहां एक स्ट्रिंग उस डिक्शनरी D के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये हमने देखा था और हमने ये देखा था कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी बात कम से कम शब्दों में समझाना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि सोर्स कोड की लेंथ कम से कम हो। हम ये चाहते हैं कि सोर्स कोड की लेंथ कम से कम हो, पर साथ साथ हम ये चाहते हैं कि वो सोर्स कोड हम ये चाहते हैं कि वो सोर्स कोड इंस्टेंटेनियस भी हो। साथ के साथ हम ये चाहते हैं कि वो सोर्स कोड इंस्टेंटेनियस भी हो, मतलब वो नॉन सिंगुलर हो या यूनिकली डिकोडेबल हो और प्रीफिक्स कंडीशन फिक्स। ये तीन कंडीशंस, वो नॉन सिंगुलर हो, यूनिकली डिकोडेबल हो और प्रीफिक्स कोड हो। जहां पर कि इन तीनों की अगर मैं आगे डेफिनेशन लिखूं तो एक कोड केवल एक कोडबुक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, एक कोड वर्ड केवल एक कोडबुक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, कोड वर्ड्स की एक स्ट्रिंग केवल एक सोर्स सिंबल्स की केवल एक स्ट्रिंग को कोड वर्ड्स की एक स्ट्रिंग सोर्स सिंबल्स की केवल एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करे, और प्रीफिक्स कोड कोई भी कोड वर्ड किसी दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स ना हो।
कोई भी कोड वर्ड किसी दूसरे कोड वर्ड का प्रीफिक्स ना हो। इन कंडीशंस की डिटेल्ड एग्जांपल्स और इन कंडीशंस को वायलेट करने के क्या असर पड़ते हैं वो सब हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में देखा है, पर आगे बढ़ने से पहले इस सब को दोबारा बताना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ हमने ये कहा था कि अब हमें जो ऐसे इंस्टेंटेनियस कोड्स हैं वो कब मिलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस कोड के लिए हमने ये कंडीशन निकाली थी कि इंस्टेंटेनियस कोड अगर डीअरी अल्फ़ाबेट मतलब कि अल्फ़ाबेट सेट जिसमें डी एलिमेंट्स हैं, अल्फ़ाबेट सेट जिसमें डी एलिमेंट्स हैं से हमें लेंथ L1, L2, Ln के कोड्स चाहिए जो प्रीफिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर डीआर अल्फ़ाबेट से हमें लेंथ L1, L2 से लेकर Ln तक के कोड्स चाहिए जो प्रीफिक्स कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, तब समेशन माइनस Li I goes from 1 to n, ये इस कंडीशन को क्राफ्ट ये कंडीशन क्राफ्ट इनइक्वालिटी कहलाती है और ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारी मिनिमम कोड लेंथ के ऊपर कि कोड लेंथ इतनी हो सकती या कोड लेंथ को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरी तो आप बहुत कम या आप कोड लेंथ को अपनी मर्जी से छोटा नहीं कर सकते, कोड लेंथ की ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। क्राफ्ट इनइक्वालिटी कोड लेंथ को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन थी कि अगर कोड सिंबल्स x1, x2, xn के लिए कोड्स की लेंथ्स L1, L2, Ln हैं, तब अगर सिंबल्स x1, x2, xn के लिए कोड्स की लेंथ L1, L2, Ln हैं, तब और इन सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज क्रमशः रेस्पेक्टिवली इस क्रम में P1, P2, Pn है, तब एवरेज कोड लेंथ L होगी Pi Li, तब एवरेज कोड लेंथ होगी L Pi Li और Hx और d इक्वल टू 2 के लिए ये सच होगा। और इससे हमारे पास आती है सोर्स एनकोडिंग थ्योरम। तो सोर्स एनकोडिंग थ्योरम की डेफिनेशन मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ।
इसके साथ ही हम सोर्स कोडिंग थ्योरम की बात कर सकते हैं, जिसकी स्टेटमेंट यहाँ है कि ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, क्योंकि अब कंप्रेशन का मतलब यहाँ पर है कि हम डेटा को, तो पहले मैं यहाँ सोर्स कोडिंग में कंप्रेशन का मतलब क्लियर कर देता हूँ। कंप्रेशन का मतलब, क्योंकि हम कंप्रेशन पर दोबारा भी आएंगे एक बार, लॉसी कंप्रेशन पर, तो हम लोग यहाँ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। और लॉसलेस डेटा कंप्रेशन का मतलब है डेटा को बिना किसी लॉस के कंप्रेस करना, डेटा को बिना किसी लॉस के कंप्रेस करना। और शैनन की सोर्स कोडिंग थ्योरम ये कहती है, जिसके स्टेटमेंट अंग्रेजी में आप ऊपर देख सकते हैं, सोर्स कोडिंग थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक डेटा सोर्स, रैंडम डेटा सोर्स, अगर आपके पास एक रैंडम डेटा सोर्स है जिसकी एंट्रोपी Hx है, तब आप उसके सिंबल्स को एक एवरेज कोड लेंथ L Hx से एनकोड करके वापस पा सकते हैं। पर अगर L Hx से कम हुआ, अगर L Hx से कम हुआ तो डिकोडिंग एरर फ्री नहीं होगी। तो डिकोडिंग मतलब कि उन अल्फाबेट स्ट्रिंग्स को वापस उस कोडबुक के सिंबल्स में कन्वर्ट करना, डिकोडिंग का मतलब है अल्फाबेट को वापस कोडबुक सिंबल्स करना, ये एरर फ्री नहीं होगा। ये एरर फ्री नहीं होगा। तो डिकोडिंग, अगर आप एंट्रोपी से नीचे जाते हैं तो डिकोडिंग एरर फ्री नहीं होगी। तो अब ये सब हमने, अब सोर्स कोडिंग थ्योरम की स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी सब हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो सवाल यही है कि हमने ये सब कह दिया है, तो हमें अब ये पता है कि एक आइडियल कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पर हमें ये नहीं पता है कि वो आइडियल कोड है क्या। तो अब अगला सवाल ये है कि हम वो आइडियल कोड निकालेंगे कैसे। तो जो इस सब के बाद सवाल आता है वो ये है कि हम इस आइडियल कोड तक पहुंचें कैसे, हम इस आइडियल कोड तक पहुंचें कैसे। तो सवाल यही है कि हम इस आइडियल कोड तक पहुंचें कैसे। तो उसके लिए कई तरीके हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल हम करेंगे जिसे कि हम बोलते हैं हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम। एक्चुअली हम हफमैन कोडिंग का एक नहीं, कई एग्जाम्पल्स करेंगे। हफमैन कोडिंग
t इक्वल टू 2 के लिए हम हफमैन कोडिंग एल्गोरिथम करेंगे d इक्वल टू 2 के लिए या d इक्वल टू 2 के लिए। तो मैं इसके स्टेप्स लिख लेता हूं। तो आपको दिया गया है या गिवन या दिया गया है एक इंफॉर्मेशन सोर्स और उसके सिंबल्स की एक इंफॉर्मेशन सोर्स और उसके सिंबल्स की प्रोबेबिलिटीज आपको निकालना है। एक प्रीफिक्स कोड जो कि सोर्स कोडिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करे। आपको निकालना है एक प्रीफिक्स कोड जो कि सोर्स कोडिंग थ्योरम को सेटिस्फाई करे। तो अब आपको इसमें क्या करना है, ये स्टेप्स हैं, मैं लिख रहा हूं। स्टेप 1, पहले सभी सिंबल्स को प्रोबेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट या अरेंज कर लीजिए या क्रमवार लगा लीजिए। प्रोबेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब प्रोबेबिलिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमवार लगा लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, उससे कम प्रोबेबिलिटी, उससे कम प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। सो अरेंज कर लीजिए या क्रमवार लगा लीजिए। उसको पहला स्टेप सॉर्ट कर लीजिए। दूसरा स्टेप, क्या 2 से अधिक सिंबल्स, क्या 2 से अधिक सिंबल्स हैं? ए, हाँ। अगर 2 से अधिक सिंबल्स हैं तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले 2 सिंबल्स को मिलाकर एक सिंबल बना लीजिए। सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले 2 सिंबल्स को मिलाकर एक सिंबल बना लीजिए और वापस स्टेप 2 पर जाइए। वापस 2, अगर आपके पास 2 ही सिंबल्स बचे हैं, नहीं तो आपके पास 2 ही सिंबल्स बचे हैं। अगर आपके पास 2 ही सिंबल्स बचे हैं तो इन सिंबल्स को अपनी पसंद से 0 या 1 दे दीजिए। इन सिंबल्स को अपनी पसंद से 0 या 1 दे दीजिए। अब स्टेप 3, क्या सभी सिंबल्स सोर्स से जेनरेटेड हैं या
कुछ कंबाइंड सिंबल्स भी हैं। क्या सभी सिंबल्स सोर्स से जनरेटेड हैं या कुछ कंबाइंड सिंबल्स भी हैं? तो अगर सभी सिंबल्स सोर्स से जनरेटेड हैं, सभी सोर्स जनरेटेड सिंबल्स हैं, सभी सोर्स जनरेटेड सिंबल्स हैं, ठीक है, हो गया। नहीं, कंबाइंड सिंबल्स भी हैं। नहीं, कंबाइंड सिंबल्स भी हैं। सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले कंबाइंड सिंबल को उसके सोर्स सिंबल्स में तोड़कर उन्हें 0, 1 और ये करने के बाद वापस 3 पर जाइए। अब ये पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसीलिए हम 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। पहली एग्जाम्पल करेंगे हम, मान लीजिए x1 जो हमने शुरू में x1, x2, x3, x4, x5 5 सिंबल्स हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16 ये सिंबल्स हैं। तो ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो मैं ये लिख लेता हूँ, मैं इन्हें ये सॉर्टेड ही हैं एक तरह से, तो मैं इन्हें सॉर्ट करके लिख लेता हूँ। 1/2, 4, 1/8, 16, 1/16 ये सिंबल्स हैं। तो अब मैंने सॉर्ट कर लिया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, क्या 2 सिंबल्स हैं? नहीं, 2 से ज़्यादा सिंबल्स हैं। तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले 2 सिंबल्स को मैं जोड़कर एक नया सिंबल बना देता हूं। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 4 सिंबल्स बन गए। अभी क्या 2 हैं? नहीं, तो फिर मैं स्टेप 2 करता हूं। 1/2, 1/4, 1/4 ये, फिर 1/2, 1/2। अब मेरे पास 2 सिंबल्स बचे हैं। अब क्योंकि मेरे पास 2 सिंबल्स बचे हैं, तो मैं इसे तोड़ सकता हूं। 0, 1, मैंने 0 और 1 दिया। अब स्टेप 3, 0 और 1 दे दिया। अब 0 और 1 दे दिया, जैसा कि स्टेप 2A था। तो अब अगला स्टेप है स्टेप 3। क्या सभी सिंबल सोर्स सिंबल्स हैं? नहीं, ये सोर्स सिंबल है, पर ये इन दोनों का कंबाइंड सिंबल है। तो मैंने फिर से यहां इसे ये 0, 1, 0, 1, 1, फिर से 0, 1, 0, मैं अलग रंग से करता हूं, इससे पहचान रहे आप। 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ये आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सिंबल्स की जो एवरेज लेंथ है 1, 2, 3, 4, 4। तो इन सिंबल्स की लेंथ है 1, 2, 3, 4, 4। तो जो इसकी टोटल एवरेज लेंथ होगी वो होगी 1/2 प्लस
2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1/16, तो ये होगी 2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/2, तो 3/2 प्लस 3/8 जो कि होगी 2 प्लस 3/8 जो कि होगी 15/8, 15/8। तो इसकी एवरेज लेंथ होगी 15/8। और अगर आप इसकी एंट्रोपी निकालने की कोशिश करेंगे तो इंसिडेंटली इस केस में एंट्रोपी भी आप देख सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी भी इतनी ही आएगी, HX इक्वल्स 15/8 बिट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एवरेज लेंथ 15/8 बिट्स है, जो कि एंट्रोपी के बराबर है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, x1, x2, x3, 0.6, 0.3, 1। x1, x2, x3 ये है 0.6, 0.3 और 0.1। तो यहाँ पर ये हुआ, तो इन्हें कंबाइन करने पर 0.6 और 0.4, मैं इसे बिट्स दूं तो 0, 1, 0। तो एवरेज लेंथ हुई 0.6 गुणा 1 प्लस 3, तो ये हुआ 1.4। और इसके साथ ही अगर मैं इसकी एंट्रोपी निकालने की कोशिश करूं तो कैलकुलेटर पर निकाल रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको मैटलैब में करना ज़्यादा आसान होगा, इसीलिए मैं मैटलैब में कर रहा हूं। कैलकुलेटर पर मैनुअली करना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे मैटलैब खुलने देते हैं। आ गया, क्योंकि मुझे log to the base 2 लेना है। मैटलैब मुझे इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करके दे देगा, जो कि अब तक हो जाना चाहिए 1.2955। सो HX है 1.2955। तो यहाँ मैं कोड एफिशिएंसी की बात करता हूँ। कोड एफिशिएंसी होती है जो कि इस केस में होगी 1.2955 बाई 92.5%। 92.5%। और आप ये कोड एफिशिएंसी यहां पर आप देख सकते हैं कि 92.5% है, पर HX लेस देन इक्वल टू L लेस देन इक्वल टू HX प्लस 1 ये सेटिस्फाई हुआ है। और क्योंकि ये सेटिस्फाई हुआ है तो इसीलिए ये सोर्स कोडिंग थ्योरम को वेरीफाई करता है। बट अब अगर आप देखें कि मैं सोर्स सिंबल्स को मान लीजिए कि मैं एक साथ M सोर्स सिंबल्स की स्ट्रिंग
मान लीजिए कि मैं एक साथ m सोर्स सिंबल्स की स्ट्रिंग बनाता हूं, तो उस केस में मेरे पास आएगा HXM और जो एवरेज कोड लेंथ होगी वो m, क्योंकि m सोर्स सिंबल्स की स्ट्रिंग है तो m सोर्स सिंबल्स की स्ट्रिंग होने के कारण तो उसकी सोर्स एंट्रोपी होगी HXM और जो कि होगी m टाइम्स HX डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स के लिए। डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स के लिए जो एंट्रोपी होगी वो होगी m टाइम्स HX और सोर्स सिंबल्स और m सोर्स सिंबल्स के कारण और के कारण एक लेंथ होगी ml। तो मेरे पास जो नई इनइक्वालिटी बनेगी वो होगी m HX लेस देन और इक्वल टू ml लेस देन इक्वल टू m HX प्लस 1 या HX लेस देन इक्वल टू L लेस देन इक्वल टू HX प्लस 1 ओवर m। तो जैसे जैसे मैं m को बढ़ाता जाऊंगा 1 ओवर m छोटा होता जाएगा, या आप कह सकते हैं कि आप एंट्रोपी कोडिंग के पास पहुंचते जाएंगे। तो लेंथ m में आप एक्चुअली कोडबुक की इन्फिनिटली लंबी स्ट्रिंग्स लेकर आप एंट्रोपी कोडिंग को अचीव कर सकते हैं। तो m टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये HX इक्वल टू L आप अचीव कर लेंगे। तो ये सोर्स कोडिंग थ्योरम है और इस तरीके से हम, और आप देख सकते हैं कि L इक्वल टू 2 के लिए वो हफमैन कोड बनाना सरदर्द होगा लाइव सेशन में। तो आप अपने आप L इक्वल टू 2 लेकर देख सकते हैं कि कोडिंग एफिशिएंसी कितनी बढ़ती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन थ्योरी की कुछ और रिजल्ट्स पर बात करेंगे। थैंक यू।